अध्याय 91। छोटी सफलता। हर बार जब वेस ने एक मेघ बनाया तो उसने एक नए जीवन को अस्तित्व में लाने की कल्पना की। अपने सबसे अच्छे रूप में उसे यह भ्रम भी था कि वह भगवान बन गया है। उनका यूनिकॉर्न मेघ उनके पुराने डिजाइनों की तुलना में फीका था। जल्दबाजी में बनाई गई इस मशीन में केवल बेहद जरूरी चीजें ही थीं। एक स्काउट झड़पकर्ता के रूप में इसकी मारक क्षमता बहुत हल्की थी। एक तेज गति वाली लेजर पिस्तौल के अलावा इसे अन्य उपकरणों को धमकाने के लिए मुख्य रूप से एक भाले पर निर्भर रहना पड़ता था। इसका कवच कागज जैसा पतला था और हल्की मशीनों के बीच इसकी गति केवल पर्याप्त थी। इसके दोष भी अनेक थे। एक जल्दबाजी वाले उत्पाद के रूप में सभी हिस्से एक दूसरे के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं हैं। हालांकि वे इस बड़ी खराबी से बचने में कामयाब रहा, लेकिन मेक में अभी भी कई विसंगतियां थीं जो बाद में कमजोर साबित हो सकती थीं। कम से कम इसके सभी अंग कमोबेश डिजाइन के अनुसार काम करते थे। मेज की सहन शक्ति भी कम हो गई। यूनिकॉर्न बिजली बचत मोड में प्रवेश करने से पहले अनिच्छा से 15 मिनट की चरम लड़ाई का समर्थन कर सकता था। यदि मशीन अपनी ऊर्जा कोशिकाओं को रिचार्ज करने में विफल रही तो यह और अधिक सुस्त और कमजोर हो गई। कुल मिलाकर यूनिकॉर्न उनके द्वारा डिजाइन किए गए अब तक के सबसे खराब उपकरणों में से एक था। फिर भी यह उनका अब तक का सबसे अच्छा काम था। वेस ने इसके डिजाइन में कई बारीकियों को शामिल किया, जिनमें से कुछ को उन्होंने मौके पर ही उत्पन्न कर दिया। केवल 2.5 घंटे में वेस को विश्वास हो गया कि कुछ ही लोग उसके प्रयासों की बराबरी कर सकते हैं। वेस को विशेष रूप से एक स्पेक्टर की परवाह थी। सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग प्रणाली में उन्होंने अपने प्रेरित मार्क एंटनी डिजाइन के लिए केवल सी का स्कोर हासिल किया। उन्हें उस उत्साह और जुनून की याद आई जो उन्होंने तब अनुभव किया था जब उन्होंने अपना पहला वास्तविक में एक डिजाइन पूरा किया था। जब उन्होंने यूनिकॉर्न को पूरा किया तो उन्हें जो अनुभूति हुई वह उनके पिछले अनुभव से मामूली लेकिन ध्यान देने योग्य अंतर से अधिक थी। इसकी संभावना नहीं है कि मैंने अपना स्कोर भी तक बढ़ा दिया है। सबसे अच्छा जो मैं उम्मीद कर सकता हूं वे सी या सी है। यह अभी भी एक लंबे समय से प्रतीक्षित सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। वेस ने एक स्पेक्टर के अपने कार्यान्वयन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में कई सुराग जुटाए। यदि उसने दृढ़ता से इस कदम को समझ लिया तो वह अपनी वर्तमान सीमाओं को पार कर सकता है और पूरी तरह से मूल मशीन को डिजाइन करने के अपने सपने को प्राप्त करने में एक कदम और करीब आ सकता है। अब यह सब पायलट पर निर्भर है। जब वेस ने यूनिकॉर्न सौंपा तो वे मंच से बाहर निकल गया और डिजाइनरों के लिए प्रतीक्षा कक्ष में प्रवेश कर गया। उसने तुरंत उपस्थित लोगों की संख्या गिन ली। 15 डिजाइनर। इसका मतलब है कि मैंने 16वीं रैंक वाले पायलट को छीन लिया है। मैं अभी भी थोड़ा धीमा हूँ। वेस ने अपना सिर हिलाया। उसने किसी से बेहतर व्यक्ति को छीनने का एक मौका गंवा दिया। शीर्ष 10 और शीर्ष 20 के बीच एक बड़ा अंतर था। कम से कम मेरा मेक शालीनता से बनाया गया है। इसे अन्य दौड़ती हुई मशीनों की तरह नष्ट नहीं होना चाहिए। टिप्पणीकारों ने भी उनके समर्पण को नोट किया और उनके डिजाइन की विशिष्टताओं की आलोचना की। यह तो दिलचस्प है। श्री लार्किंसन का डिजाइन अब तक का पहला डिजाइन है जो काफी अच्छा चल रहा है। इसके अंग बंद नहीं हैं और इसके आंतरिक हिस्से कुछ हद तक उनकी फैक्ट्री विशिष्टताओं के अनुसार काम कर रहे हैं। कैसी भयानक गति है, कितनी भयावह परिशुद्धता है। जब लार्किंसन आग से खेल रहे थे तब भी वे अपना काम सफलतापूर्वक पूरा करने में सफल रहे। इस मशीन को एक साथ रखने के लिए जिस मात्रा में नियंत्रण की आवश्यकता है वे काफी डरावना है। मुझे लगता है कि जिसे भी इस मशीन को चलाने का काम सौंपा जाएगा वह खुशी के आंसू रोएगा।
वह निश्चित रूप से एक पैदल चलने वाले स्क्रैप हीप के अलावा किसी अन्य चीज का संचालन करके भाग्यशाली रहा। यहाँ कैडेट रेड डी लवजॉय का निश्चित रूप से एक रंगीन इतिहास है। आचार के प्रति अपने जुनूनी प्रेम के अलावा वे एक प्रशिक्षित तलवारबाज भी हैं। ओह, यह उसके लिए बहुत बुरा है। उसकी यंत्रणा भाले से सुसज्जित है। वैसे ऐसा नहीं है कि तलवारें दुर्लभ हैं। यदि वह किसी अन्य मशीन से तलवार निकाल सकता है तो उसका जाना अच्छा रहेगा। वहाँ शुभकामनाएं लवजॉय। जमीन से कुछ 100 मीटर नीचे एक और सिमुलेशन पॉड सक्रिय हो गया। अंदर का पायलट सुस्ती से जाग गया। उनके लिए कार्यवाही करने का समय आ गया था। उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने सिमुलेशन पॉड की जांच होने का इंतजार किया। एक बार जब उसने कनेक्शन का परीक्षण पूरा कर लिया तो पायलट ने अपना दिमाग खोला और अपने मानस को उस खालीपन में विस्तारित होने दिया जो उसके नए मैक के दिमाग की जगह का प्रतिनिधित्व करता था। एबेलार्ड एकेडमी से 15वें रैंक वाले पायलट के रूप में कैडेट लवजॉय ने कई प्रशिक्षण मैच का संचालन किया था। उनमें से कई को कई लोगों द्वारा संचालित किए जाने की आदत थी, इसलिए वे सभी उसे एक घिसे पिटे और परिचित एहसास देते थे। इस बार अलग था। इस बार यूनिकॉर्न में डूबने के दौरान उन्हें कुछ अलग चीज का सामना करना पड़ा। एक क्षीण उज्ज्वल ऊर्जा ने उसके मानसिक विचारों को झकझोर दिया। लवजॉय ने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी। अपने प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने यह पहचाना सीखा कि तंत्रिका इंटरफेस में कोई समस्या होने पर पायलटों को कितनी विसंगतियों का सामना करना पड़ सकता है। सौभाग्य से उस प्रारंभिक ब्रश के अलावा उसे आगे कोई अजीबता महसूस नहीं हुई। उनके दिमाग ने यूनिकॉर्न के साथ सफलतापूर्वक संबंध बना लिया, जिससे मच में जान आ गई। इसके सिस्टम ऑनलाइन आ गए और कुछ बाधाओं के अलावा उसकी मशीन चलने के लिए तैयार थी। चलो शिकार करें। लवजॉय ने अपनी मशीन को आगे की ओर निर्देशित करते हुए मुस्कुराया। उन्होंने यूनिकॉर्न के प्रत्येक अंग का परीक्षण किया और कुछ विकृतियां बनाई। हाँ, यह मशीन मेरे लिए अपनी 80% ताकत प्रदर्शित करने के लिए काफी अच्छी है। यह मेरी रैंक कम करने लायक था। मेक डिजाइनर उन लोगों का एकमात्र समूह नहीं थे जिन्हें खुली प्रतियोगिता से लाभ हुआ। एबेलार्ड एकेडमी के सभी कैडेट अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अपना नाम बनाने का मौका जीतने की कोशिश कर रहे थे। अतीत में शानदार प्रदर्शन करने वाले बहुत से पायलटों को प्रमुख शक्तियों से जीवन बदलने वाले प्रस्ताव मिले। लवजॉय कोई अपवाद नहीं था। फिर भी वह एकमात्र व्यक्ति नहीं था जिसने जानबूझकर अपनी रैंकिंग नीचे गिराई। हालांकि शीर्ष स्थान पर बने रहने के फायदे बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई भी मशीन की जर्जर बाल्टी में नहीं फंसना चाहता था जो पहले ही झटके में ढह गई हो। चतुर और अधिक रणनीतिक पायलटों ने एक सभ्य लेकिन बहुत असाधारण रैंक बनाए रखने के लिए अपनी कुछ ताकत को रोके रखा। इस बार मैंने भव्य पुरस्कार जीता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं इस मशीन के साथ नहीं कर सकता। जैसे ही लवजॉय अपनी मशीन के लिए अभ्यस्त हो गया, उसने अपने सेंसर चालू कर दिए और आत्मविश्वास के साथ जंगल में खोज की। यहाँ तक कि अगर उसे प्रतिद्वंद्वी मैच का सामना करना पड़ा तो उसने शर्त लगाई कि उसका मेक इस दौरान प्रस्तुत बहुमत से आगे निकल जाएगा। किसी कारण से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी यंत्रणा उसके आत्मविश्वास को प्रतिध्वनित करती हो। दोनों के बीच बने सूक्ष्म लूप ने उसे ऐसा महसूस कराया मानो वे पूरी आकाशगंगा पर कब्जा कर सकता है। उसने गर्व से अपना भाला पकड़ रखा था। सिक्का। चमकती आंखों के साथ लवजॉय उत्साहपूर्वक आगे बढ़ता है। जैसे ही उसकी मशीन सिक्के के पास पहुंची, पार्श्व से एक बैलिस्टिक गोले ने उसे गोली मार दी। हा, मानो मैं किसी घात में फंस जाऊंगा। आपके निशान हर जगह हैं।
लवजॉय ने वक्ताओं पर ताना मारा क्योंकि उन्होंने प्रक्षेप्य के चारों ओर नृत्य करने के लिए अपनी मशीन की बेहतर चपलता का उपयोग किया। अब जब आपने अपनी स्थिति उजागर कर दी है, तो भुगतान करने के लिए तैयार हो जाइए। विपरीत में एक मध्यम तोपची निकला। चूंकि इसे लवजॉय से उच्च रैंक वाले किसी व्यक्ति द्वारा संचालित किया गया था, मेक घबराया या पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने युद्ध करने की प्रतिबद्धता जताई और अपनी बैलिस्टिक तोप से भारी मात्रा में गोले दागे। हर बार जब उसने कोई भारी गोला छोड़ा, तो उसका पूरा ढांचा जोर से गड़गड़ाने लगा। जिस तरह का रैकेट आपका कवच बना रहा है, मुझे आश्चर्य है कि यह अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है। लवजॉय ने अपने प्रतिद्वंद्वी की स्थिति देखने के बाद निर्णय लेने का निर्णय लिया। अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर झपटने की कोशिश करने के बजाय जब वह करीब आ गया तो उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया और बगल में वार करना शुरू कर दिया। हालांकि तोपची अभी भी टिकने में सक्षम थी, लेकिन उसकी भुजाओं में एकीकृत दोषों के कारण उसकी सटीकता भयानक थी। कमीने, मैं जानता हूं कि यह तुम हो, लवजॉय। एक आदमी की तरह मेरा सामना करो। खुशी से। जब शुरुआती घात के दौरान वह यूनिकॉर्न को बाहर निकालने में विफल रहा तो तोपची पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट चूक गया। इसका डिजाइनर घबरा गया था और दूसरों को एक कदम आगे बढ़ने की बात सुनने के दबाव में उसने मशीन को युद्ध के मैदान में दौड़ा दिया था। यूनिकॉर्न के करीब आने के बाद कोई सस्पेंस नहीं था। लवजॉय ने आसानी से अपनी मशीन की चपलता का उपयोग करते हुए किनारे पर छलांग लगा दी और तोप को किनारे से काट दिया। हालांकि शुरुआती जोर से केवल मामूली क्षति हुई, लेकिन जो शुरुआत हुई उसने यूनिकॉर्न को पहल करने की अनुमति दी और मीडियम मैक को लगातार एक मृत अंत में धकेल दिया। अंतिम चिंगारी के बाद मध्यम यांत्रिकी अपनी पीठ पर गिर गई। बहुत बुरी बात है कि हत्या के लिए कोई पुरस्कार नहीं है। मैच का उद्देश्य सिक्के इकट्ठा करना रहा। चूंकि बहुत सारे मेक और बहुत कम सिक्के थे, संघर्ष अपरिहार्य था, हालांकि हमेशा वांछनीय नहीं था। अधिक नाजुक मैचों को अपनी लड़ाइयां सावधानी से चुननी पड़ी, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें गंभीर क्षति हो जो उन्हें विवाद से बाहर कर दे। चमकदार कार्टून मासिका लेने के बाद लवजॉय तुरंत साइट से चला गया। हो सकता है कि शोर ने बदमाशों को आकर्षित किया हो और वह मंचस नहीं बनना चाहता था जो सिकांडा का पीछा करता था, केवल पीछे वाले ओरियोल द्वारा शिकार किया जाता था। जब उसे लगा कि आसपास कोई अन्य मशीन नहीं है तो वह तुरंत शांत हो गया। यह अभी भी काफी जल्दी है। युद्ध का मैदान विरल होना चाहिए। यह मेरे लिए सिक्कों की खोज का प्रमुख समय है। एक बार जब वह यादृच्छिक वितरण बिंदु पर पहुंच गया, तो उसने सिक्का ढीला कर दिया और उसे आसमान में तैरने दिया। उनके सिस्टम ने डिलीवरी पूरी होने की सूचना देते हुए बीप बजाई। उसे एक अंक प्राप्त हुआ। यह काफी नहीं है। अगर मुझे शीर्ष 100 तक पहुंचना है, तो मुझे कम से कम आधा दर्जन और सिक्के इकट्ठा करने होंगे। पिछले कुछ वर्षों में औसत कट ऑफ अलग अलग रही। पिछले कुछ मुकाबलों में पायलटों ने उन्मादी ढंग से एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश की। ऐसी कठिन परिस्थितियों में एक टीम लगभग 4 या 5 सिक्के सफलतापूर्वक वितरित करके आसानी से अर्हता प्राप्त कर सकती है। आमतौर पर पायलट संयमित व्यवहार करते हैं। उन्हें अपनी लड़ाई तर्कसंगत ढंग से चुनी थी। जब तक सिक्कों के कब्जे से उकसाया न जाए, वे आमतौर पर किसी मैच से मिलते समय किनारा कर लेते हैं। स्वाभाविक रूप से हमेशा ऐसे कुछ लोग होते थे जो अपने कौशल को दिखाने और औसत कट ऑफ मार्जिन को कम करने के लिए सक्रिय रूप से विपक्ष को नष्ट करने की कोशिश करते थे। जब तक ये युद्धोन्मत्त लंबे समय तक जीवित रहे, वे आसानी से इस दौर को पार कर लेंगे। 15 मिनट की निरर्थक खोज के बाद लवजॉय को अपना सिक्का वितरित करने के लिए दौड़ते हुए एक उड़नटोला मिला। एक मौका।
यूनिकॉर्न ने अपना भाला अलग रख दिया और पुनः प्राप्त कर लिया लेजर पिस्तौल है। इसने उड़ती हुई मशीन की दिशा में गोलियों की बौछार कर दी। एक विशिष्ट पायलट के रूप में उनकी निशानेबाजी अच्छी थी, हालांकि वे दूरगामी हथियारों में विशेषज्ञ नहीं थे। हवाई मशीन की गति के साथ लवजॉय के पास कुछ लक्षित शॉट्स के साथ लक्ष्य को हिट करने का बहुत कम मौका था। वह मात्रा के स्थान पर सटीकता का स्थान ले सकता था क्योंकि उसने अपनी पिस्तौल को पागलपन से ज्यादा गर्म कर दिया था। आकाश में भारी मात्रा में लेजर किरणों के साथ उनमें से कुछ उड़ती हुई मशीन से टकराने में सफल रहे। दूर जाओ, यह सिक्का मेरा है। वसा मौका। आपके पंख पहले से ही धूम्रपान कर रहे हैं। मैं आज रात चिकन खा रहा हूँ। यूनिकॉर्न पेड़ों के बीच से दब गया और उड़ते हुए मैक के दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया। मैक की केवल बिजली आपूर्ति में खराबी आई थी, इसलिए यह सीधे पैनकेक में परिवर्तित नहीं हुआ था। इसके पायलट ने तलवार से इसके खराब पंखों को बेरहमी से काट दिया। जिसने भी गोबर के इस टुकड़े को डिजाइन किया है उसे उड़ान प्रणालियों से दूर रहना चाहिए। यूनिकॉर्न पर अपनी जलती हुई निगाह डालने से पहले पायलट बुदबुदाया, अपनी तलवार और सिक्का सौंप दो और तुम अपना दुखी जीवन जारी रख सकते हो। आप उन्हें मेरे मृत हाथों से छुड़ा सकते हैं। बिना कोई दूसरा शब्द बोले दोनों ने दूरियां कम कर लीं। लवजॉय ने शानदार स्पीयर वर्क से शुरुआती प्रहार को रोका। एक पायलट के रूप में जो तलवारबाजी में माहिर था, उसने इस तरह की स्थितियों का सामना करने पर अन्य हथियारों में अपने प्रशिक्षण की उपेक्षा नहीं की थी। उसके लिए दुख की बात है कि विपरीत पायलट खुद एक सक्षम तलवारबाज था और अपने मैक की कई बाधाओं के बावजूद वे फिर भी लवजॉय को पीछे धकेलने में कामयाब रहा। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, लवजॉय ने पागलपन से अपना ध्यान विभाजित कर दिया। एक भाग ने अपने प्रतिद्वंद्वी की चालों का विश्लेषण किया जबकि दूसरे ने माहौल पर नजर रखी। उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंद्वी को आगे बढ़ाया। कुछ और कदम पीछे जाने के बाद यूनिकॉर्न तेजी से एक तरफ कूद गया क्योंकि उच्च शक्ति वाली लेजर किरणों की एक बौछार ने उसकी पूर्व स्थिति को प्रभावित किया। भले ही वे अपने प्राथमिक लक्ष्य को हिट करने में विफल रहे, फिर भी वे आगे बढ़े और पूर्व उड़ान मशीन पर नजर डाली। कई महत्वपूर्ण प्रणालियां खराब होने के कारण मशीन अपनी गतिविधियों में लड़खड़ा गई। लवजॉय ने विशाल उद्घाटन का फायदा उठाया और अपने भाले को सीधे मैक के कॉकपिट क्षेत्र में घुसा दिया। हालांकि युद्ध के मैदान में यंत्रों को दूर से नियंत्रित किया जाता था, कॉकपिट को होने वाली कोई भी क्षति, जो आमतौर पर अंदर पायलट को मार देती थी, अभी भी एक कमजोर बिंदु के रूप में गिना जाता है। फ्लाइट मेक ने नियंत्रण खो दिया और ढेर में गिर गया। लवजॉय ने अपना भाला फेंक दिया और तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार उठा ली। वह लेजरों की एक और बौछार की उम्मीद करते हुए सतर्कता से घूमा। जब कुछ नहीं हुआ तो वे सावधानी से उड़ते हुए मेक के सिक्के के करीब गया और उसे उठा लिया। बहुत बुरा हुआ कि लेजर गनर आगे नहीं आया। उसकी मशीन जर्जर हालत में होनी चाहिए। जो लोग घटिया मशीनें चलाते थे वे अक्सर छाया में रहना पसंद करते थे। वे दो खिलाड़ियों के बीच द्वंद्व में दर्शक बने रहना पसंद करते थे। जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को प्रबल तरीके से हरा दिया तो उन्होंने अपनी शुरुआत खो दी। अध्याय 92। दोहरी मुसीबत। 2 घंटे की सावधानी पूर्वक पीछा करने के बाद लवजॉय 4 स्वर्ण सिक्के देने में कामयाब रहा। अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उन्होंने अच्छा परिणाम हासिल किया। उनकी किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि सिक्कों को ले जाने की प्रक्रिया में उन्हें 2 और हल्के में का सामना करना पड़ा। चूंकि इन सभी मशीनों को समय से पहले युद्ध के मैदान में ले जाया गया था, लवजॉय ने अपनी बेहतर मशीनी क्षमताओं के माध्यम से उन्हें आसानी से कुचल दिया। हालांकि अब वे समय था जब मैच मध्य खेल में बदल गया। घटिया मशीनें अब तक आनी बंद हो गई हैं।
उनके डिजाइन पर कम से कम 2 गुना समय खर्च करने के साथ मेज की दूसरी लहर ने शुरुआती पक्षियों को एक महत्वपूर्ण अंतर से हरा दिया। बहुत डरावना। यहाँ बहुत भीड़ हो रही है, वह बुदबुदाया जब वह सावधानी से एक नए उभरे सिक्के से पीछे हट गया। खेल के बीच में 3 खिलाड़ी सिक्के पर कब्जा करने के लिए उस पर दबाव बना रहे थे। उनकी यूनिकॉर्न जैसी घिसी पिटी लाइट मशीन के पास उनमें से एक के भी खिलाफ कोई मुकाबला नहीं था। वह अपनी सीमाएं जानता था। मेरे पास अभी भी पर्याप्त सिक्के नहीं हैं। हालांकि वह सबसे खतरनाक मुठभेड़ों के सामने झुक सकता था, फिर भी उसे सिक्कों के लिए लड़ना पड़ता था। कम से कम 2 या 3 और के बिना अगले दौर में पहुंचने की उसकी संभावना खत्म हो सकती है। वह सावधानी से जंगल में घूमता रहा। अब तक बहुत से क्षेत्रों में युद्ध क्षति हुई है। जमीन झुलस गई थी और कई पेड़ गिर गए थे। टूटे हुए मेघ खिलौने की तरह इधर उधर बिखरे हुए थे। पूरी तरह ढहने से पहले उनमें से कई को केवल हल्की क्षति हुई। सौभाग्य से मेरे मेक का डिजाइनर बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। मैं अभी भी कुछ घंटों तक रुक सकता हूँ। उनके सामने एकमात्र समस्या यह थी कि उनकी मशीन को बार बार रिचार्ज करने की आवश्यकता होती थी। युद्ध क्षेत्र के चारों ओर फैले कुछ आपूर्ति डिपो सभी अत्यधिक दृश्यमान क्षेत्र थे। उसे हमेशा अपनी पीठ पर नजर रखनी पड़ती थी कि कहीं उस पर कोई घात न लग जाए। उसके सेंसर ने बीप बजाकर उसे पास के सिक्के के बारे में सचेत किया। उसने यूनिकॉर्न को आगे बढ़ने का मार्गदर्शन किया और सावधानी से पत्तों के पीछे चला गया। उसने एक चट्टान पर एक लावारिस सिक्का पड़ा हुआ देखा। क्या मैं सचमुच यहाँ अकेला हूँ? लवजॉय को आश्चर्य हुआ जब उसने संदेह से चारों ओर देखा। यह वास्तव में सच प्रतीत होता था। लेजर के साथ एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में तलवार, उसका यूनिकॉर्न पेड़ों के घने टुकड़े के पीछे बैठा रहा और धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा। उन्होंने अपने मैक के थर्मल सिग्नेचर को पर्यावरण के साथ मिश्रित करने के लिए अपने सिस्टम की शक्ति कम कर दी। जब तक कोई समर्पित स्काउट का संचालन न कर रहा हो, किसी को मेरी उपस्थिति का पता नहीं चलना चाहिए। उनकी सावधानी भविष्य सूचक निकली, क्योंकि 1 या 2 मिनट बाद एक अच्छी तरह से निर्मित प्रकाश व्यवस्था सिक्के के पास पहुंची। मेक एक तेज दिखने वाला झड़पकर्ता प्रतीत हुआ। इसकी जुड़वां कलाई वाली तोपों में यूनिकॉर्न को कम समय में पिघलाने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता थी। हालांकि बदले में इसे भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता था। फिर भी स्क्यूमिशर कोई नरम कुकी नहीं बल्कि एक अच्छी तरह से निर्मित मशीन थी जिसे पूरा करने में कम से कम 4 घंटे लगे। क्षेत्र को स्कैन करने के बाद झड़प करने वाला स्पष्ट रूप से यूनिकॉर्न का पता लगाने में विफल रहा। इसने आसानी से सिक्का उठाया और दौड़कर निकल गया। मैं करूँ कि ना करूँ? लवजॉय ने ध्यानपूर्वक विचार किया। यदि वह झड़प में कूद जाता तो उसके पास गंभीर प्रहार करने का अच्छा मौका होता। दूसरी ओर एक हल्की झड़प उनके यूनिकॉर्न के लिए सबसे खराब प्रकार के मैच में से एक थी। उसने अपनी घात बंद करने का निर्णय लिया। कैसी सड़ी हुई किस्मत है। मुझे एक सिक्का केवल इसलिए मिला ताकि कोई और उसे ले जा सके। लवजॉय को ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने साथ अन्याय किया हो। उसे अपने प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ स्पष्ट और ईमानदार तरीके से लड़ना चाहिए। जब उसे एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा तो केवल एक कदम पीछे हटने के लिए इधर उधर छिपने की यह सब हरकतें उसे और भी अधिक परेशान कर रही थीं। उसने कब इतनी कायरतापूर्ण हरकत की थी? उसके सेंसर ने एक नदी के किनारे हलचल को पकड़ लिया। उसकी मशीन तेजी से घूमी और शोर के करीब पहुंची। जितना शोर उसने सुना, उससे उसे एहसास हुआ कि लड़ाई विशेष रूप से तीव्र हो गई है। केवल सिक्कों को लेकर लड़ाई ही इतनी भीषण लड़ाई का कारण बन सकती है। 2 सिक्के।
जब लवजॉय 5 अलग अलग टीमों के बीच सुलझी हुई लड़ाई के किनारे पर पहुंचा तो चिल्लाया। उन्होंने अनुमान लगाया कि धावकों और पीछा करने वालों के दो जोड़े एक दूसरे से टकरा गए थे, जिसके बाद एक और साथी भी इसमें शामिल हो गया। जिस बात ने उनकी सांसें रोक दी वह यह थी कि सभी में एक मध्यम भार वर्ग के थे। वे आमने सामने की लड़ाई में उत्कृष्ट थे, लेकिन उनकी गति कुछ भी उल्लेखनीय नहीं थी। क्योंकि सभी मेचों को अपना पूरा ध्यान लड़ाई पर लगाना था, सिक्कों के मूल धारकों ने उन्हें एक तरफ रख दिया। कैडेट ने भागने से पहले सिक्के छीनने की साहसिक योजना बनाई। यदि वह युद्धरत यंत्रों को सही ढंग से पार कर जाता तो वे कभी भी उसकी पूंछ नहीं पकड़ पाते। 10 सेकेंड। यदि मैं उस समय सीमा में मार खाने से बच सकता हूँ तो मैं स्कॉच मुक्त होकर बच सकता हूँ। उसे विश्वास था कि वह हाथापाई के हथियारों की चपेट में आने से बच सकता है, लेकिन उसे प्रोजेक्टाइल से बचने की अपनी क्षमता पर कम भरोसा था। जैसे ही लड़ाई में मेचों को नुकसान होने लगा, लवजॉय के लिए अवसर की खिड़की जल्दी से बंद हो गई। उसे एक विकल्प चुनना था। चलो चलें। यूनिकॉर्न पेड़ों से बाहर निकला और तेजी से निकटतम सिक्के के पास पहुंचा। 5 युद्धरत मेचों में से एक ने नवागंतुक को देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। बाकियों के लिए वे एक दूसरे को रोकने की कोशिशों में बहुत व्यस्त थे और उन्होंने नवागंतुक को केवल तभी देखा जब वह एक सिक्का हथियाने की दूरी पर था। अरे नहीं, आप ऐसा नहीं करते। एक राइफलमैन के पायलट ने यूनिकॉर्न पर लेजर बीम मारते हुए कहा। लाइट मेक एक सिक्का खींचने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी कमर पर जोरदार प्रहार हुआ। इसके पैर अभी भी ठीक काम कर रहे थे, लेकिन एक और झटका निश्चित रूप से इसकी गतिशीलता को कमजोर कर देगा। लवजॉय ने दूसरे सिक्के के पास पहुंचने के लिए अपने दांत पीस लिए और युद्धरत मेज के चारों ओर नृत्य किया। चोर को पकड़ो, वह बहुत तेज है। यूनिकॉर्न को कुछ और हिट मिली, लेकिन उन्होंने केवल कवच को ही नष्ट कर दिया। लवजॉय ने अपनी चाल चलने के लिए एक अच्छा समय चुना, क्योंकि सभी मशीनें कम गोला बारूद या अत्यधिक गर्मी से पीड़ित थीं। दूसरा सिक्का लेने के लिए नीचे झुकने के बाद यूनिकॉर्न उस बिल्ली की तरह दौड़ा जिसने कैनरी को पकड़ लिया था। यहाँ तक कि ऊपर से देख रहे टिप्पणीकारों ने भी इस साहसिक हमले को देखा, हालांकि पायलट उनकी बातें नहीं सुन सके। कैडेट लवजॉय अब इसके लिए तैयार हैं। उसने गंभीर दिखने वाले मेचों की भीड़ से 2 पूरे सिक्के छीनने का साहस किया। क्या वे उनके चंगुल से बच सकता है? आउच! उसके एक में के पैर में गोली लग गई। लेकिन एक क्षण रुकिए, मेक अभी भी घोड़े की तरह दौड़ रहा है। अविश्वसनीय! वह भाग गया। मध्यम यांत्रिकी ने छोटे बगेर का ट्रैक खो दिया। कितना दुखद है। वे इतने लंबे समय तक लड़ते रहे, लेकिन अंततः उन्हें क्षतिग्रस्त मशीनों के अलावा कुछ नहीं मिला। इसमें सफल होने की उनकी संभावना लगभग शून्य हो गई है। वास्तव में, जबकि यूनिकॉर्न पूरी क्षमता से चलता हुआ दिखाई दिया, क्षति पर्यवेक्षकों की सोच से कहीं अधिक गंभीर थी। मशीन ने जो गति निर्धारित की थी उससे क्षतिग्रस्त पैर पर बोझ बढ़ गया, जिससे उसका प्रभावी जीवनकाल कम हो गया। लवजॉय के पास अपने पीछा करने वालों से बचने के लिए पूरी गति से दौड़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे क्या करना चाहिए? लवजॉय ने गहरी सांस छोड़ते हुए थक कर कहा। उसने अपने पैर को नीचे देखा और देखा कि क्षति काफी बुरी थी। यह बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा, लेकिन मुझे कम से कम टिकना चाहिए मेरे सिक्के वितरित करने के लिए पर्याप्त समय। युद्ध से प्राप्त लूट को प्राप्त करने के लिए लवजॉय ने बहुत त्याग किया। अपना बोझ कम करने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर अपनी पिस्तौल और तलवार को त्याग दिया। लड़ाई के इस चरण में वे टूटे हुए मेख से किसी भी हथियार को निकाल सकता था, जब तक कि यह सरल था।
अधिक परिष्कृत हथियारों में आमतौर पर पहचान नियंत्रण होते हैं जो उन्हें अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ रोकते हैं। एक फेंके हुए चाकू को साफ करने के बाद यूनिकॉर्न सावधानीपूर्वक निकटतम डिलीवरी बिंदु की ओर चला गया। चूंकि उसके पास अन्य सभी की तुलना में दोगुनी मात्रा में सिक्के थे, इसलिए उसने अपने गलत तरीके से कमाए गए लाभ को यथासंभव छिपाने की कोशिश की। पेड़ के तने को तोड़ने और सिक्कों को एक चौड़े कट के बीच में भरने से पहले उसने कुछ मिट्टी खोदी और सिक्कों को यथासंभव गंदा किया। यह करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति को मूर्ख नहीं बनाएगा, लेकिन कम से कम मैं खेल को विचारों से दूर नहीं होने दूंगा। यदि किसी मशीन में सिक्के नहीं हो तो अधिकांश पायलट उससे लड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसी लड़ाई व्यर्थ थी और इससे उनके स्कोर को बढ़ाने में बहुत अधिक मदद नहीं मिली। हालांकि बहुत सारे अपवाद भी थे। एक मासूम दिखने वाला खरगोश यूनिकॉर्न के रास्ते में कूद गया। अपनी नाजुक उपस्थिति के बावजूद लवजॉय ठंड महसूस होने पर रुक गया। चौपाए मेक को स्पष्ट रूप से काफी कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। इसका पूरा कवच घिस गया था क्योंकि यह बहुत अधिक दृष्टि प्रहारों से पीड़ित था। लवजॉय को जो विशेष रूप से उल्लेखनीय लगा वह यह था कि अपने घिनौने रूप के बावजूद खरगोश का मेक गंभीर क्षति से बचने में कामयाब रहा। इसका पायलट एक वास्तविक पावर हाउस होना चाहिए। आपकी मशीन के पास मेरे खिलाफ कोई मौका नहीं है। क्या आप कृपया मेरे रास्ते से हट सकते हैं? खरगोश की मेक से एक रेशमी चिकनी आवाज निकली। तब तक नहीं जब तक आप मुझे न दिखा दें कि आपके हाथ में क्या है। यह सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा है जिसे मैंने आसानी से उठा लिया। अगर मैं इसे आप जैसे घृणित कमीनों पर फेंकता हूं तो यह एक अच्छा ध्यान भटकाने वाला है। बहुत अजीब बात है। फिर बेझिझक इसे मुझ पर फेंक दो। आप अपने लक्ष्य का अभ्यास कर सकते हैं। लवजॉय अपने छिपे हुए सिक्कों को कभी नहीं त्यागेगा। दूर जाओ। यह आपकी आखिरी चेतावनी है। रैबिट में का पायलट चुप रहा, लेकिन उसकी निरंतर उपस्थिति अपने आप में एक उकसावे वाली बात थी। वह बिना लड़े हट नहीं रहा था। स्थिति की सबसे बुरी बात यह थी कि लवजॉय ने आवाज पहचान ली थी। रिचर्ड लोवेले वेलार्ड एकेडमी के शीर्ष पायलटों में से एक थे। उनकी रैंकिंग हमेशा शीर्ष 3 में रही। ऐसा राक्षसी पायलट किसी भी मशीन के साथ चमत्कार कर सकता है। घिसे पिटे खरगोश के उपकरण की तो बात ही छोड़ दें। इस आमने सामने की भिड़ ने भीड़ का ध्यान भी आकर्षित किया। वह शीर्ष रैंक वाला पायलट 16वें रैंक वाले पायलट से मुकाबला कर रहा है। मैंने उस हल्की मशीन पर ध्यान दिया है। वह उस लॉग में एक नहीं बल्कि 2 सिक्के छिपा रहा है। लोवेल ने उन सिक्कों को कैसे सूंघा कौन जानता है, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत सारी चिंगारियां उड़ने वाली हैं। मैंने लोवेल और लवजॉय के बारे में थोड़ा सुना है। अपने नाम की समानता के कारण इन दोनों के बीच कई बार झड़प भी हुई। कई बार अभ्यास के दौरान वे एक दूसरे के खिलाफ जोड़ी बना लेते हैं। कैडेट लवजॉय ने वास्तव में रिचर्ड लोवेल के खिलाफ कई बार लड़ाई लड़ी। उसने 90% से अधिक समय गंवा दिया। यहाँ तक कि एक बेहतर तंत्र के साथ भी उन्होंने अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने दी। खरगोश मेक ने पहली चाल चली। यह एक शक्तिशाली छलांग के साथ आगे बढ़ा जिसने यूनिकॉर्न को चौंका दिया। लवजॉय ने खरगोश पर लकड़ी फेंकते समय अपनी मशीन को एक तरफ झुका दिया। कमजोर लकड़ी खरगोश को खरोंचने में विफल रही, लेकिन व्याकुलता लवजॉय के लिए पर्याप्त साबित हुई कि उसने अपनी मशीन को घुमाया और उतरने वाले खरगोश पर वार किया। आप मुझे चकमा देने के लिए बहुत छोटे हैं, कैडेट लवेल की शांत आवाज में कहा गया जैसे ही खरगोश ने पकड़ के खिलाफ अपना पैर बाहर निकाला। चाकू से बचाव के बाद खरगोश करीब आया और आश्चर्यजनक रूप से एक किक से बच गया क्योंकि उसने यूनिकॉर्न के पैर के क्षतिग्रस्त हिस्से पर अपने जबड़े तोड़ दिए।
खरगोश की मशीन इतनी कमजोर थी कि पूरा पैर नहीं टूट सका, लेकिन इसने घाव को सफलतापूर्वक बढ़ा दिया। कमीने, मैं तुम्हें अपने मौके छीनने नहीं दूंगा। लवजॉय उन्मत्त होकर दहाड़ने लगा। उसके मेघ के पैर की क्षति इतनी खराब हो गई थी कि वह 1 घंटे से अधिक समय तक नहीं रह सकता था। अगर वह हंग पर जोर देता तो भी कम नहीं होता। हालांकि उसे अपने पैर को बचाने के बारे में कोई विचार नहीं था, क्योंकि उसने पागलपन से खरगोश के टुकड़े को फाड़ने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि कैडेट लोवेल भी अचानक हुई उग्रता से हतप्रभ रह गए। उसने अपने खरगोश को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से पहुंच से दूर चलाने की कोशिश की, लेकिन मेघ को अभी भी युद्ध के मैदान में जल्दबाजी में प्रवेश की सीमाओं का सामना करना पड़ा। खरगोश ने यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से हमलों का सामना किया, और यहाँ तक कि जब उसने अपने मुंह में बने लेजर को निकाल दिया तो उसे एक और झटका लगा। यूनिकॉर्न ने सीधी टक्कर झेली और केवल उसके धड़ कवच को नुकसान पहुंचा। लेजर में अंततः एक ही हिट में छेद करने की शक्ति का अभाव था। लवजॉय ने खरगोश को अपने लेजर को फायर करने का एक और मौका नहीं दिया, क्योंकि वह अंततः खरगोश तक पहुंच गया। क्रूर दक्षता के साथ यूनिकॉर्न ने मे के सिर को एक हाथ से दबाया और दूसरे हाथ से चाकू से काट दिया। चाकू ने उसके दोनों कान और सिर का एक बड़ा हिस्सा काट दिया। अचानक हुई इस हरकत के कारण यूनिकॉर्न की पकड़ छूट गई। कैडेट लोवेल सफलतापूर्वक अपने खरगोश को दूर ले गया और पागलों की तरह झाड़ियों में कूद गया। हाँ, बस खो जाओ। लवजॉय ने चिल्लाते हुए भी घायल जानवर मेज का पीछा करने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने यूनिकॉर्न के फटे पैर की विस्तृत क्षति रिपोर्ट पढ़ी तो उनकी अभिव्यक्ति खराब हो गई। इसकी मूल अखंडता टूटने के करीब थी। अब वह इतना अधिक भार सहन नहीं कर सकता था। अपने आकार को बनाए रखने के लिए यूनिकॉर्न को चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे 2 सिक्के मिले हैं। जब तक मैं उन्हें पूरा करने में सफल होता हूँ, तब भी मेरे पास शीर्ष 100 तक पहुँचने का अच्छा मौका है। खरगोश मेघ ने उसके जीवित रहने की संभावनाओं को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। कुछ वर्षों में 6 प्रसव ही इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि इस वर्ष की प्रतियोगिता के लिए यह कोई गारंटी नहीं थी। कैडेट लवजॉय को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मुझे इन अद्भुत सिक्कों को वितरित करना समाप्त करना होगा। अध्याय 93। असामान्य मशीन। युद्ध का मैदान सक्रिय और अक्षम दोनों तरह की मशीन से खचाखच भर गया। अधिकांश मेघ डिजाइनरों ने अपने काम को मैदान पर आगे बढ़ाया था। भले ही वे अनिच्छुक हों, फिर भी कुछ सिक्के जीतने का मौका पाने के लिए उन्हें अपनी मशीन छोड़नी पड़ी। जबकि मेघ की नवीनतम लहर बहुत अधिक मजबूती से बनाई गई थी, उनके पायलटों की गुणवत्ता खराब हो गई थी। इसके कारण एलिसा फेल के रैबिट मेघ द्वारा कुछ ऐसे मेघ को ध्वस्त करने जैसी बेतुकी स्थितियां पैदा हुईं, जिन्होंने 2 या 3 गुना अधिक डिजाइन समय का आनंद लिया था। भीड़ के 1/3 ने अन्य मैचों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे कैडेट लवेल के सरल तरीकों का पालन कर रहे थे। उनके प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि जहां मशीन की गुणवत्ता बहुत मायने रखती है, वहीं एक कुशल पायलट सबसे बेकार मशीन के साथ भी चमत्कार करने में सक्षम था। हालांकि वह बहुत सारे सिक्के इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुआ था, उसका भविष्य पहले से ही उज्जवल था। बाराकोवस्की की हल्की मेघ ने भी मंच पर प्रवेश किया। एक सर्वोच्च निर्मित मशीन के रूप में यह युद्ध के मैदान में उतरते ही मुर्गियों के बीच एक क्रेन की तरह काम करती थी। इसके पायलट ने हाथ में मौजूद उपकरणों का बहुत अच्छा उपयोग किया, जबकि उसने उदारतापूर्वक बेहतर सशस्त्र मैचों के लिए रास्ता बनाया। उसने निर्दयतापूर्वक जर्जर प्रकाश मैचों का शिकार किया, जो एक अल्प अस्तित्व को बनाए रखने में कामयाब रहे। इस रणनीति से लाइट मशीन ने आसानी से कुछ सिक्के छीन लिए। दूसरी ओर भारी भरकम मैच भी मैदान में घुस आए।
उनके भारी मात्रा में कवच और अद्भुत मारक क्षमता ने कई यंत्रों को उनसे मुकाबला करने से रोक दिया। आमने सामने की लड़ाई में घसीटे जाना हमेशा घाटे का सौदा होगा। ये भारी मेख बस इधर उधर घूमते रहते थे और जब भी उन्हें कोई लावारिस सिक्का मिलता था तो वे उसे उठा लेते थे और बिना किसी चुनौती के डिलीवरी पॉइंट तक चले जाते थे। जहां तक यूनिकॉर्न का सवाल है, कैडेट लवजॉय को अपनी क्षतिग्रस्त स्थिति के कारण चूहे की तरह फुदकने और किसी भी मुठभेड़ से बचने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगभग अपंग पैर के साथ लवजॉय को युद्ध के मैदान के भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचने के लिए सबसे सुनसान इलाके में रेंगना पड़ा। मैं लगभग वहीं हूँ, बस 1 किलोमीटर जाना है। वह बुदबुदाया क्योंकि उसने सतर्कतापूर्वक अपने सेंसरों के साथ साथ अपने अंतर्ज्ञान पर भी ध्यान दिया। यह आखिरी पड़ाव सबसे कठिन होने वाला है। वितरण बिंदु खुले मैदान के ठीक बीच में है। वितरण बिंदु अर्धयादृच्छिक रूप से तय किए गए थे। युद्ध के मैदान में कुछ हजार संभावित स्थान थे जहां मैच को नियंत्रित करने वाली प्रणालियां इसे डिलीवरी पॉइंट में बदल सकती थीं। ये सभी स्थान अपेक्षाकृत खुले और सुलभ थे, जिसका अर्थ है कि कुछ कुटिल पायलट पास की झाड़ियों में प्रतीक्षा कर सकते थे। करीब पहुंचने के बाद लवजॉय को आसपास कोई घात होने का एहसास नहीं हुआ, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं था। सभी कैडेटों ने सीखा कि पर्यावरण में अपने थर्मल हस्ताक्षर को मिश्रित करने के लिए अपनी गर्मी को कम करके अपने उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए। कुछ अतिवादी पायलटों ने पावर रिएक्टर को पूरी तरह से बंद करना पसंद किया, जिसका मतलब था कि अगर उनके सक्रिय होने से पहले किसी ने उन्हें नोटिस कर लिया तो वे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकते थे। लवजॉय को एक और निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने बिना रिजर्व के डिलीवरी पॉइंट पर जाने का फैसला किया। यूनिकॉर्न खुले में आ गया और अपने पैर को पूरी तरह से गिरने की अनुमति दिए बिना अपनी पूरी क्षमता से जॉगिंग की। क्षतिग्रस्त पैर पर तनाव बढ़ गया, लेकिन उसके कार्यों ने उसकी उपयोगिता साबित कर दी क्योंकि वह एक छोटे गतिज प्रक्षेप्य से दूर भागने में कामयाब रहा। हाँ, क्या वह पिस्तौल की गोली मुझे रोकने वाली है? लवजॉय ने ताना मारा और अपनी मशीन को थोड़ा सा किनारे पर झटका दिया। आपकी सटीकता बेकार है। यदि उसके घात लगाने वाले ने एक सक्षम यंत्र का संचालन किया तो उसे निश्चित रूप से अपने शब्दों की कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर भी बिखरे हुए शॉट्स से लवजॉय ने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि उसके घात लगाने वाले की चाल कुछ भी प्रभावशाली नहीं थी। एक शराबी नर्तक की तरह अनुग्रह के साथ यूनिकॉर्न डिलीवरी बिंदु तक पहुंच गया और अपने सिक्कों में से एक को छोड़ दिया, दूसरे को अपने लॉग में रख लिया। सिक्का सफलतापूर्वक आसमान में चढ़ गया, जिसका मतलब था कि लवजॉय ने एक और अंक प्राप्त किया। हाँ, आपने बहुत देर कर दी। यदि आप चाहते हैं तो फायरिंग करते रहें, लेकिन आप मेरे सिक्के चुराने का मौका पहले ही खो चुके हैं। घात लगाए हमलावर ने अपनी पिस्तौल से फायरिंग बंद कर दी। लवजॉय ने अनुमान लगाया कि दुश्मन का दल पीछे हट गया है, हालांकि वे अभी भी इसे अपने सेंसर पर देखने में विफल रहा। वह अपनी सफल चाल पर मुस्कुराया। मूर्ख ने केवल उसे ही सोचा। उसके पास एक ही सिक्का था और उसे दूसरे सिक्के के बारे में पता नहीं था जो अभी भी उसके लॉग में आराम से बैठा हुआ था। तुम्हें बेवकूफ बनाया। वह हंसा और वापस जंगल में चला गया। प्रतीक्षा क्षेत्र में बेस ने राहत की सांस ली क्योंकि उसके पायलट ने सफलतापूर्वक इस चुनौती को पार कर लिया। हालांकि वह 16वें रैंक वाले पायलट के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं था, फिर भी उसे उस आदमी के साथ जुड़ाव महसूस हुआ। अब उन दोनों का भविष्य आपस में जुड़ गया था। लवजॉय की सफलता वेस तक पहुंची, जबकि उनकी अपनी उपलब्धियों का मतलब था कि लवजॉय अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते थे। नमस्ते फिर से वेस। पैट्रिसिया, आपका काम भी पूरा हो गया है। यह अभी युद्ध के मैदान में प्रवेश किया है।
महिला ने उत्तर दिया और उस स्थान की ओर इशारा किया जहां मेघ उतरा था। मैं जानता हूं कि इसमें काफी देर हो गई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी मशीन इसे पकड़ सकती है। वेस ने नीचे घूरकर देखा और यह दृश्य देखकर अवाक रह गया। उनके पूर्व सहपाठी ने एक अर्चिन हेवी मेक को डिजाइन और तैयार किया था। यह न केवल बहुत भारी और इसलिए बहुत धीमा था, बल्कि यह एक टन मिसाइल लॉन्चर भी ले गया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने इतनी अधिक तोपखाने की गोलीबारी का सहारा क्यों लिया। विशाल स्पाइडर मेक ने एंटेना के एक शक्तिशाली सेट का विस्तार करते हुए अपनी मिसाइलों को सुसज्जित किया। अपने शक्तिशाली सक्रिय स्कैनरों को चालू करने के बाद इसने मेच की एक श्रृंखला को लॉक कर दिया और एक ही बार में अपनी आधी मिसाइल ट्यूबों को दाग दिया। निर्देशित प्रक्षेपणों की एक बाइबल धारा अपने निर्धारित लक्ष्यों पर बरसने से पहले आसमान में उठी। आसपास की 7 मशीनें तुरंत बिखर गईं। उनमें से 2 के पास सिक्के थे जो उनके वाहक के नष्ट होने पर गिरे। आगे 11 मेक्स को काफी क्षति हुई। अचानक हुए हमले ने उनके पायलटों की लड़ाई की भावना को तुरंत कुचल दिया। उनके मन में बस इतना था कि प्रक्षेपण स्थल से यथासंभव दूरी बनानी थी। किसी भी मेच ने स्पाइडर मेक के पास जाकर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की, भले ही वह निकट सीमा पर अजेय होने से बहुत दूर थी। ये कैसी हड़ताल है! यह इस मैच में अब तक देखी गई सबसे घातक चाल है। कमेंटेटर ने हमले की पुनरावृत्ति को प्रदर्शित करते हुए प्रशंसा की। उन मेचों को देखो जो बच गए। वे पूरी तरह से डरावनी बिल्लियों में बदल गए। उनमें से एक ने तो अपना कीमती सिक्का भी फेंक दिया। अपने शक्तिशाली सेंसरों के साथ मकड़ी का जाल धीरे धीरे गिरे हुए सिक्कों तक रेंगता रहा। हालांकि उन तीनों को पकड़ने में कुछ समय लगा, लेकिन किसी ने कभी भी इसके प्रचुर पुरस्कारों को चुराने के बारे में नहीं सोचा। केवल एक उड़ान मशीन ने करीब आने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर हवा रोधी मिसाइलों का एक झुंड आ गया। मेघ तेजी से एक पक्षी की तरह आकाश से गिर गया जिसने अपने पंख खो दिए। अन्य सभी पायलट जो पास में छिपे हुए थे काम गए और दूर खिसक गए। यह एक अविश्वसनीय रूप से दबंग मशीन है जिसे आपने बनाया है। मुझे पता है। पेट्रिसिया विनम्रता से मुस्कुराई, मानो वे एक माँ हो जो अपने बेटे को मंच पर प्रदर्शन करते हुए देख रही हो। मैंने इसके डिजाइन पर आधे साल से अधिक समय बिताया है। हालांकि इसे अपनी खत्म हो चुकी पत्रिकाओं को फिर से उपलब्ध कराने में कुछ परेशानी होगी, लेकिन जब तक इसके पास मिसाइलें हैं तब तक इसे किसी भी चुनौती देने वाले को रोकना होगा। कई डिजाइनर सभी के लिए मुफ्त के लिए एक अच्छी तरह से विकसित डिजाइन के साथ तैयार होकर आए थे। शायद उन्होंने इसकी दक्षता को अधिकतम करने के लिए प्रत्येक विवरण की गणना करने में महीनों लगा दिए। हालांकि इनमें से कई अति तैयार डिजाइनर मंच पर आते ही घबरा गए या गलतियां करने लगे। उनमें से कई ने अंततः मैच का एक समूह जारी किया जो उनकी सैद्धांतिक क्षमताओं से कम था। पेट्रिसिया स्पष्ट रूप से अपने डिजाइन पर अड़ी रही और एक दुर्जेय मेक जारी करने में सफल रही। वेस ने संयम बनाए रखने और लगातार उत्पाद पेश करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की। उसके पास उसके दबंग मेक के परिचय पर खुशी मनाने का एक और कारण भी था। जितने अधिक प्रतिद्वंद्वी मारे गए, वेस और लवजॉय पर दबाव उतना ही कम हो गया। मैदान पर कम मैच के साथ वे आसानी से शीर्ष 100 तक पहुंच गए। सौभाग्य से आपका मेक युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ है। मुझे यह देखकर नफरत होगी कि मेरी लाइट मशीन पर आपके स्पाइडर मैक की मिसाइलों से बमबारी हो रही है। शायद यह भाग्य था, लेकिन यूनिकॉर्न ने कभी भी मैदान पर हावी किसी भी दुर्जेय खिलाड़ी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। बाराकोवस्की और पेट्रिसिया द्वारा डिजाइन किए गए मेक स्पष्ट रूप से औसत मध्य गेम मैच से एक कट ऊपर थे। उनके कई डिजाइनर केवल क्वालीफायर से आगे निकल गए थे।
अब जब उन्हें अपनी योग्यताओं के आधार पर प्रतिस्पर्धा करनी थी, तो उनकी कमजोर नींव उनके पतन का कारण बनी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अपने डिजाइन पर कितने घंटे खर्च किए, वे कभी भी सच्ची प्रतिभाओं को नहीं पकड़ पाए। यही कारण है कि जब लवजॉय को कभी कभार किसी अन्य व्यक्ति का सामना करना पड़ता था, तो वे अपंग हुए बिना भाग जाता था। अधिकांश बुरी तरह से निर्मित मेक अपने आग्नेयास्त्रों से किसी भी चीज पर हमला करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनके अंग बहुत अव्यवस्थित और तिरछे थे। खेल में अधिकांश मैच की बेहद खराब हिट दर ने साबित कर दिया कि गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन क्यों आवश्यक था। फिर भी कुछ मशीनें तीव्र फायर हथियारों से सुसज्जित थीं। हो सकता है कि ये बंदूकें ज्यादा प्रहार न कर पाएं, लेकिन उनकी आग की तीव्र मात्रा का मतलब है कि अगर सही दिशा में इशारा किया जाए तो वे हमेशा कुछ न कुछ मारती रहेंगी। यूनिकॉर्न को पूरी तरह से महत्वपूर्ण क्षति हुई चौकट्टा। इसका अधिकांश कवच अब तक स्विस पनीर के बराबर मेक में बदल गया था। इसकी प्रतिक्रियाशीलता में विनाशकारी गिरावट आई। यूनिकॉर्न जैसे ही ढहने वाला था, अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। जब तक वे अपना अंतिम सिक्का नहीं दे सका तब तक थोड़ी दूरी बनी रही, जिससे उसका स्कोर 6 हो गया। क्या यह शीर्ष 100 तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था? यह अभी भी प्रश्न में था। उसे केवल एक अंतिम बाधा पार करनी थी। एक सिक्का ले जा रहे एक गिरे हुए फ्लाइट मेक को लेकर 3 मेक आपस में जूझ रहे थे। जब वह क्षेत्र से होकर गुजरा तो उन्होंने उसे मार गिराया होगा। पिछली स्थिति के विपरीत, तीनों मेचों ने अपनी आक्रामकता रोक रखी थी। उन्होंने सतर्क तरीके से एक दूसरे का सामना किया, लेकिन कोई भी कदम उठाने में असफल रहे। लवजॉय को स्थिति गड़बड़ लगी। वे किसके इंतजार में हैं? क्या वे मेरे जैसे तीसरे पक्षों से बचाव कर रहे हैं, या जब उनमें से 3 हों तो लड़ना शुरू करना उनके लिए बहुत अजीब है। कारण जो भी हो, यूनिकॉर्न अपने जीवन काल के अंत पर था। इसे जितना लंबा इंतजार करना होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि यह जबरन बंद हो जाएगा। वह ऐसा कुछ होने की इजाजत नहीं दे सकते थे। एक पल के विचार के बाद उसने संघर्ष को भड़काने का फैसला किया। उसने शांति से अपनी घिसी पिटी लेजर पिस्तौल उठाई और कुछ अप्रभावी शॉट दागे। फोकसिंग लेंस टूट गया था, इसलिए किरणें बहुत अधिक संकेंद्रित या सीधी नहीं थीं। अचानक हुए हमले ने तीनों कर्मचारियों को अपनी योजनाएं लागू करने से रोक दिया। वे पहले से ही बाल ट्रिगर पर खड़े थे। इससे पहले कि उनके दिमाग को पता चलता कि एक दर्शक ने उन पर पहले गोली चलाई थी, आवारा लेजर किरणों ने उन्हें एक दूसरे पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। क्रोधित बिल्लियों के बीच भागते चूहे की तरह यूनिकॉर्न भी करीब आ गया, जबकि उन्हें इसकी उपस्थिति का एहसास हुआ। लॉग इस तथ्य को छिपाने में कामयाब रहा कि इसमें एक सिक्का छिपा हुआ था, लेकिन 1 या 2 सेकंड के बाद लड़ाकों ने पुरानी चाल को पहचान लिया। वह एक सिक्का वितरित कर रहा है। जैसे ही 2 मेचों ने यूनिकॉर्न पर अपने हथियार घुमाए, तीसरा मेच गिरे हुए सिक्के की ओर गया। इससे उन दोनों का ध्यान वापस चला गया जो यूनिकॉर्न पर हमला करने वाले थे, जिससे अंततः सभी का ध्यान बंट गया। इस आकस्मिक परिस्थिति के कारण यूनिकॉर्न को डिलीवरी बिंदु के करीब पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। जैसे ही एक ठोस गतिज स्लग ने उसके धड़ पर प्रहार किया, वे डिलीवरी बिंदु पर उतरने के लिए सिक्का उछालने में कामयाब रहा। जैसे ही मैं अंततः अपने खुले पावर रिएक्टर को विनाशकारी क्षति के कारण निष्क्रिय हो गया, सिक्का चमकने लगा और हवा में उड़ने लगा। मैंने यह किया है। अध्याय 94। स्कोर कैडेट लवजॉय की शानदार अंतिम चालों को कुछ लोगों ने नोट किया। अपने प्रतिद्वंद्वियों को बाएं और दाएं नष्ट करने वाले चमकदार मेक की तुलना में यूनिकॉर्न जैसे घिसे पिटे मेक ने थोड़ा ध्यान आकर्षित किया। अस्तित्व में रहने के कुछ घंटों तक इसने चुपचाप अपना उद्देश्य पूरा किया।
जब वेस ने अपने पायलट की चाल को सफल होते देखा तो वह लगभग घुटनों के बल झुक गया। आप भाग्यशाली हैं कि यह काम कर गया, पेट्रिसिया ने शांति से नोट किया, जैसे कि यह कदम बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं था। आपके पायलट और आपकी मशीन की गुणवत्ता ने योजना को सफल होने की बहुत कम संभावना दी। यह केवल दुश्मन पायलटों के खराब प्रदर्शन के कारण काम आया। वह जानता था कि उसके पास एक मुद्दा है, जबकि उनके पायलट को अपने व्यवसाय के बारे में स्पष्ट रूप से पता था। वे शीर्ष 10 के पायलटों की तरह असाधारण नहीं थे। पहले स्थान पर रहने वाला लवेल अभी भी युद्ध के मैदान में एक आधे खराब खरगोश मेज के साथ घूमता था। जहां उसे चोट लगी थी, वहां बिना सोचे समझे मेक पर घात लगाकर हमला करता था। वह अपने कौशल से अविश्वसनीय मात्रा में 8 सिक्के इकट्ठा करने में कामयाब रहा। हालांकि मैं सर्वश्रेष्ठ से चूक गया, मैं अपने वर्तमान पायलट से काफी संतुष्ट हूँ। वेस मुस्कुराया। उन्होंने कैडेट लवजॉय की विशेषताओं को पहले ही नोट कर लिया था और यहाँ तक कि उनके पास एक संक्षिप्त प्रोफाइल तक पहुँच भी थी। अगली बार वह अपनी मशीन में भाले की जगह तलवार जोड़ देगा। आपके अपने पायलट के बारे में क्या? उसकी रैंकिंग लगभग 300 के दशक के मध्य में है। शीर्ष 20 और शीर्ष 300 के पायलट के बीच बहुत बड़ा अंतर था। एक निचली रैंक वाले पायलट ने कई अलग अलग पहलुओं में बहुत खराब प्रदर्शन किया। मौजूदा दौर में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वे है निर्णय और लड़ाई का अंतर्ज्ञान। जिन लोगों ने अपनी लड़ाई बुद्धिमानी से चुनी, उन्होंने उन लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया जो अनावश्यक झगड़ों में आंख मूंद कर गलती करते थे। हैरानी की बात यह है कि पेट्रिसिया बेफिक्र रही। क्या आप मानते हैं कि किसी मशीन का प्रदर्शन पायलट के कौशल से निर्धारित होता है? बेशक यह है। एक पायलट एक मेक का मस्तिष्क है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आपका तंत्र इसी प्रकार निर्मित होता है। वाक्य छोटा और सरल था, लेकिन इसमें गहरे निहितार्थ थे। यदि एक डिजाइनर का मानना है कि एक पायलट का कौशल सबसे अधिक मायने रखता है, तो उसने जानबूझकर या अनजाने में एक ऐसी मशीन डिजाइन की है जो एक कुशल पायलट को अपनी पूरी ताकत से इसे चलाने की अनुमति देती है। हालांकि यह बहुत अच्छा काम कर सकता है यदि आप उम्मीद करते हैं कि आपकी मशीन को एक उत्कृष्ट पायलट द्वारा संचालित किया जाएगा, लेकिन एक अधिक औसत पायलट के हाथों में मशीन कभी भी अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं करेगी। तुम्हें क्या मतलब है? आपको उम्मीद थी कि आपकी मशीन को एक औसत पायलट द्वारा संचालित किया जाएगा, इसलिए आपने अपनी मशीन को ऐसे तरीके से डिजाइन किया है जिसे संचालित करना आसान है और आसानी से इसमें महारत हासिल की जा सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पेट्रिसिया ने एक भारी डिजाइन बनाने का साहस किया, युद्ध के मैदान के लिए तोपखाने की व्यवस्था। दिमाग वाला कोई भी डमी पायलट साधारण आग लगाओ और भूल जाओ मिसाइलों के साथ धीमी भारी मशीनी मिसाइल संचालित कर सकता है। इसमें चालाकी और सजगता की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्पाइडर मेक को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए एक पायलट को केवल सभ्य निर्णय और मिसाइलों से परिचित होने की आवश्यकता होती है। एक प्रसिद्ध एकेडमी के कैडेट के रूप में सभी पायलटों ने बुनियादी बातों में महारत हासिल की, जिनमें शीर्ष 300 में शामिल पायलट भी शामिल थे। हालांकि एक डमी प्रूफ में कितनी दूर तक जा सकता है, इसकी एक सीमा होनी चाहिए। वेस ने एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा, क्या आप ऐसी फिलॉसफी के साथ फाइनल तक पहुंच पाएंगे? मास्टर्स ने हमेशा एक डिजाइनर को प्रशिक्षित किया है जो फाइनल तक पहुंचा है। हमेशा नहीं। लीमर ओपन प्रतियोगिता के इतिहास में मास्टर्स आमतौर पर फाइनलिस्टों में से कुछ शिष्यों को चुनते हैं। आमतौर पर इसका मतलब हमेशा नहीं होता। जबकि मास्टर्स आमतौर पर विजेताओं को चुनना पसंद करते थे, वे अनुकूलता को अधिक महत्व देते थे।
जब तक एक डिजाइनर के पास न्यूनतम मात्रा में योग्यताएं होती हैं, तब तक उन्हें एक मास्टर द्वारा चुना जा सकता है, भले ही वे पहले दौर में सफल न हुए हों। यही कारण है कि बहुत से डिजाइनरों ने क्वालिफायर से आगे निकलने के अवसर को महत्व दिया। यद्यपि अत्यंत दुर्लभ, कुछ मास्टर्स ने एक बार उन लोगों में से प्रशिक्षुओं का चयन किया था जो अतीत में मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत में रुके थे। इससे सभी को थोड़ी सी आशा मिली, जिससे प्रतिस्पर्धा जीवंत बनी रही। यूनिकॉर्न के हार मानने के बाद भी युद्ध क्षेत्र में हलचल जारी रही। मध्य खेल के दौरान सभी उत्साह के बाद कुछ असाधारण खेल की शुरुआत के साथ अंतिम घंटे आ गए। उनमें से अधिकांश या तो भारी मेख थे या अच्छी तरह से निर्मित मध्यम मेख थे। यहाँ तक कि बाराकोवस्की के लाइट मेच किलर और पेट्रेसिया के स्पाइडर आर्टिलरी मेख को भी इन अल्फा मेच के लिए रास्ता बनाना पड़ा। कार्टर गेज द्वारा डिजाइन किए गए मीडियम मैक ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रतियोगिता के शीर्ष वरीय खिलाड़ी के रूप में उन्होंने साहसपूर्वक अपनी प्रतियोगिता में अत्यधिक समय बिताया। इसे हाइब्रिड नाइट की तरह बनाया गया था। इसकी उत्कृष्ट तलवार और ढाल ने इसे नजदीक से खतरा बना दिया, जबकि कंधे पर लगी इसकी सटीक बैलिस्टिक बंदूकें दूर से किसी भी चीज को खागी। सभी प्रत्याशाओं के बावजूद इसने निराश नहीं किया। यहाँ तक कि शीर्ष 500 में रैंक किए गए पायलट के साथ भी मध्यम मशीन तेजी से आगे बढ़ी और लगभग किसी भी अन्य मशीन की तुलना में अधिक जोरदार हिट हुई। जैसे जैसे इसका पायलट अपनी मशीन की विस्मयकारी क्षमताओं का आदी होता गया, वह व्यावहारिक रूप से एक जंगली जानवर में बदल गया। उसकी चाल ने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को तबाह कर दिया और बाएं और दाएं सिक्के चुरा लिए। यहाँ तक कि टिप्पणीकार भी कार्यवाही में शामिल हो गए। उस यांत्रिक आश्चर्य को देखो, वह फिर से इस पर है। यह 12वीं बार है जब इसने किसी मशीन को नष्ट किया है और बदले में इसे बमुश्किल एक खरोंच मिली है। इतने शक्तिशाली गतिज गोले को विक्षेपित करने के लिए इसका कवच कितना कठोर होना चाहिए, मैं नहीं जानता, लेकिन तोपखाने के अलावा शायद ही कोई ऐसी मशीन है जो इस हत्या मशीन को रोक सके। गेज के अजय मध्यम में के अलावा कुछ अन्य देर से आने वाले भी शुरुआती पक्षियों से आगे निकल गए, जबकि कुछ डिजाइनरों ने केवल निराशाजनक मेक वितरित किए। दूसरों ने समय का पूरा उपयोग अच्छी तरह से बख्तरबंद और अच्छी तरह से सशस्त्र मेक प्रस्तुत करने के लिए किया, जिनकी कीमत 4 मध्य गेम मैच के बराबर थी। अधिकांश लेट गेम मैच ने उन्नत संपीड़ित कवच का उपयोग किया, जो कि वेस द्वारा महारत हासिल की गई मूल प्रक्रिया से आगे निकल गया। उन्होंने केवल मिश्र धातु संपीड़न की सबसे उथली परत में महारत हासिल की। अधिक उन्नत तरीके विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के साथ काम कर सकते हैं और बहुत कम समय में अधिक प्रभावी परिणाम प्रदान कर सकते हैं। वेस ने प्रतीक्षा कक्ष के डिजाइनरों से यह भी सीखा कि सर्वोत्तम कवच को भी उच्च वर्गीकृत रासायनिक उपचार से गुजरना पड़ता है। संपीड़न प्रक्रिया से पहले या बाद में जोड़े गए कुछ रसायनों ने मिश्र धातुओं में शामिल कुछ विदेशी सामग्रियों के साथ अजीब तरीके से बातचीत की। इन प्रतिक्रियाओं ने संपीड़न प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पतला, हल्का लेकिन अधिक मजबूत कवच प्राप्त हुआ। रासायनिक सूत्र अत्यधिक बेशकीमती रहस्य हैं। वे मेक डिजाइन कंपनी की मुख्य संपत्तियों में से एक हैं। कुछ लोग तो अपने सूत्रों के इर्द गिर्द एक संपूर्ण राजवंश का निर्माण भी कर लेते हैं। पेट्रेसिया ने संक्षेप में कहा, संपूर्ण अनुसंधान विभाग एक सूत्र के साथ आने में दशकों खर्च कर सकते हैं। सभ्य लोगों का बाजार मूल्य खरबों कोल है। यह बिल्कुल अलग स्तर पर था। इस प्रकार की मुख्य प्रौद्योगिकियां अत्यधिक बेशकीमती संपत्तियां थीं जिन्हें केवल सबसे दुर्जय संगठन ही प्राप्त करने में सक्षम थे। वेस जैसा कोई व्यक्ति केवल उन पुराने फॉर्मूलों के लिए लाइसेंस खरीद सकता है जो लंबे समय से लीक हो चुके हैं। तब भी
कीमतें कठोर थीं। आखिरकार दिन के अंत में पहला राउंड खत्म हुआ। इस बार विनाश की मात्रा पिछले वर्ष के परिणाम से अधिक हो गई। कई मशीनें पर्याप्त मात्रा में सिक्के एकत्र करने में सक्षम नहीं थीं। पास होने की सीमा लगभग 6 डिलीवरी निकली। एकमात्र समस्या यह थी कि 100 से कुछ अधिक मशीनों ने कम से कम 6 सिक्के वितरित किए थे। इसका मतलब था कि कुछ उत्तीर्ण हो सकते हैं और कुछ असफल हो सकते हैं। वेस ने जैसे ही अपने होंठ काटे, अंतिम परिणामों के मिलान के लिए स्कोर काउंटरों का उत्सुकता से इंतजार किया जा रहा था। अंत में छटाई समाप्त हो गई। वेस लार्किंसन रेड्डी लवजॉय डैश 89 हाँ। उसने अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाईं। समान राशि एकत्र करने वाले कई अन्य लोगों की तुलना में तेजी से सिक्के वितरित करने के कारण वह पहला राउंड पास कर गया। यह एक और छोटा नियम था जो उन लोगों को अधिमान्य उपचार देता था जो अपने मैच को जल्दी जमा करने का जोखिम उठाते थे। उसने उन कुछ लोगों के स्कोर देखे जिन्हें वह जानता था। आश्चर्यजनक रूप से एलिसा लिंच और रिचर्ड लोवेल के संयोजन ने 32वीं की प्रभावशाली रैंक अर्जित की। इस बात पर विचार करते हुए कि कैडेट लोवेल ने युद्ध के मैदान में सबसे खराब मशीनों में से एक का संचालन किया, यह एक अविश्वसनीय वीरतापूर्ण उपलब्धि थी। जहां तक पेट्रेसिया का सवाल है, उसकी दबंग तोपखाना मशीन ने 70 के दशक में अपना दबदबा कायम किया, जबकि उसकी मकड़ी की चाल ने किसी भी विरोध को आसानी से ध्वस्त कर दिया। उसकी ट्राइवर्सल गति घोंगे की तरह धीमी थी, इसलिए उसने मुश्किल से 7 सिक्के एकत्र किए। उसने उन अन्य लोगों के नामों की जांच की जिन्हें वह जानता था। आखिरकार उन्होंने बाराकोवस्की का नाम 19वीं रैंक पर देखा। उसने उससे कहीं बेहतर परिणाम हासिल किया, भले ही उसने अपना हल्का मेक बहुत बाद में जमा किया। उसके अच्छी तरह से निर्मित मेक ने कई बुरी तरह से निर्मित मेक का शिकार किया और बेरहमी से उनके सिक्के लूट लिए। जहां तक कार्टर गेज का सवाल है, उन्होंने निराश नहीं किया। उनका मीडियम मैक देर से आया, लेकिन इसकी समग्र उत्कृष्टता पेट्रेसिया के लाइट मैक्यूलर से भी अधिक अत्याचारी साबित हुई। इसके विरोध की गुणवत्ता चाहे जो भी हो, जब तक इसके पास एक सिक्का था, यह जल्दी ही खत्म हो गया। अपने अत्यधिक अनुकूलित सेंसर के साथ इसे सिक्कों को ट्रैक करने में कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ ही घंटों में इसके पायलट ने आसानी से 19 सिक्के इकट्ठे कर लिए। यह लड़का हमसे अलग लीग में है। वेस ने शीर्ष स्कोर को देखते हुए ध्यान दिया। उन्हें प्रथम श्रेणी के सुपरस्टेट्स द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। वह इसे हमारे साथ क्यों छिपा रहा है? पेट्रेसिया ने सहमति में सिर हिलाया। आप सही हैं, लेकिन यह एक राजनीतिक खेल है। गेज राजवंश अपनी गहरी जड़ों पर जोर देकर कार्नेगी समूह की जीवंतता को दबाना चाहता है। इनमें से किसी का भी वेस से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत इस विषय को छोड़ दिया। अब जब मुख्य कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो दर्शक अपने होटलों में लौटने लगे। कुछ डिजाइनरों को आफ्टर शो में अपने उत्पादों के बारे में बात करने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन वेस को कोई दिलचस्पी या उम्मीद नहीं थी कि उन्हें वहां आमंत्रित किया जाएगा। जब वेस वापस मैदान परिसर के प्रवेश द्वार पर डिट्रिच से मिला, तो उसने चिड़चिड़े लकी को अपनी पकड़ से दूर कर दिया। अब हमारे पास घर जाने से पहले केवल 2 दिन और हैं। बहुत सारी लड़कियां उससे प्यार करती रही हैं। डिट्रिच ने लकी की खराब मूड के बारे में बताया। उसे कभी भी उचित आराम नहीं मिला। लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। वह एक महान चुंबक है। वेस ने अपना सिर हिलाया। उसका पालतू जानवर एक मनमोहक बिल्ली की तरह दिख सकता है, लेकिन उसके पंजे कवच के एक ठोस टुकड़े को काट सकते हैं। आप लवजॉय के बारे में क्या सोचते हैं? वह एबिलार्ड एकेडमी में 16वें रैंक वाले पायलट है। क्या वे आपसे बेहतर है? मैं एक निशानेबाज हूँ और वह एक तलवारबाज है।
हमारी अलग अलग विशिष्टताएं हैं। उनके बेसिक्स बहुत ठोस हैं। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि उसकी प्रतिक्रिया की गति मुझसे बेहतर है। अगर वह हाथापाई के दायरे में आया तो वह मुझे चबा जाएगा। फिर भी वह स्पष्ट रूप से बहुत हरा है। कोई भी नौसिखिया पायलट तब तक अच्छा नहीं होता जब तक उसकी जान जोखिम में न डाल दी जाए। खैर, उम्मीद है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वे सभी कैडेट हैं। उन्होंने अभी तक स्नातक नहीं किया है। डिट्रिच ने अपना सिर हिलाया और रिचर्ड लोवेल के नाम की ओर इशारा किया। आप गलत हैं। वहाँ कुछ पायलट हैं जो अलग हैं। यह लड़का सबसे स्पष्ट है। वह जो भी कदम उठाता है वह जीवन समाप्त करने पर केंद्रित होता है। यह अशुभ लग रहा था। वे स्काइली साफेल से कोई परिचय नहीं था। उपलब्ध सर्वोत्तम पायलट का दावा करने के लिए उसने साहसपूर्वक 2 घंटे में एक अत्यंत जल्दबाजी वाला डिजाइन तैयार किया और प्रस्तुत किया। जिसने भी इतना साहसी जोखिम उठाया उसमें कुछ वास्तविक क्षमता होनी चाहिए। उसका जुआ काम कर गया और अब उसके पास नंबर 1 पायलट का एकमात्र कब्जा था जिससे उसे बाद के दौर में बहुत फायदा हुआ। प्रत्येक दुर्जेय डिजाइनर ने शीर्ष 100 में जगह बनाई। वे मुत्तखोर जो बिना कुछ किए अंतिम क्वालिफाइंग दौर से गुजर गए, वे सभी खरबों दर्शकों के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गए और जल गए। वेस को राहत मिली कि उसने पहला पास हासिल कर लिया, लेकिन वे थोड़ा निराश था कि वह ऊंचे स्कोर तक नहीं पहुंच सका। अपने प्रतिद्वंद्वियों की प्रभावशाली उपलब्धियों ने उन्हें सिखाया था कि वह सर्वश्रेष्ठ से कोसों दूर हैं। मुझे एक अच्छा पायलट मिल गया है और यही मायने रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मशीन ने 6 या 19 सिक्के इकट्ठे किए। यह सर्वोत्तम संभव पायलट के साथ सफल होने के लिए पर्याप्त है। वह आगे देखता है कि कल क्या होगा। अध्याय 95। दूसरा दौर अगले दिन जीवित में एक डिजाइनरों को अखाड़ा परिसर में वापस लाया गया। इस बार अखाड़े के मैदानों को अलग कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि दूसरा दौर अब सामूहिक युद्ध के मैदान में नहीं होगा। वेस ने कल रात डिट्रिच के साथ इस बारे में अच्छी बातचीत की कि उसे एक तलवारबाज के लिए मशीन कैसे डिजाइन करनी चाहिए। हालांकि डिट्रिच इस क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन उनके कई अधीनस्थों ने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की थी और उनके पास व्यावहारिक ज्ञान का भंडार था। शुभ प्रभात वेस। पेट्रेसिया ने उसे देखते ही उसका अभिवादन किया। क्या आप दूसरे दौर के लिए तैयार हैं? क्रमिक द्वंद्व हमेशा पेचीदा होते हैं। यह एक संघर्ष होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं इसे बना सकता हूँ। लीमर तक आए सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से केवल 100 ही अब तक जीवित बचे हैं। जिन लोगों ने इसे यहाँ तक पहुँचाया वे नरम खुरमा नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका सामना किसी से हुआ, उसे कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। हालांकि उसने इसकी गारंटी नहीं दी थी कि वह हर द्वंद्व जीत सकता है, फिर भी वह अलग दिखना चाहता था। कुछ संगीतकारों के संक्षिप्त प्रदर्शन के साथ दिन की शुरुआत करने के बाद उद्घोषक ने दूसरे दौर के नियमों को समझाया। पहले परीक्षण में हमने अपने डिजाइनरों का परीक्षण किया कि क्या वे समय पर एक कार्यशील उत्पाद वितरित कर सकते हैं। दूसरा दौर दक्षता और दीर्घायु के इर्द गिर्द घूमता है। एक डिजाइनर को ऐसा उत्पाद वितरित करना चाहिए जो कम से कम लागत के साथ यथासंभव लंबे समय तक काम करे। प्रक्षेपण उपलब्ध आधार भागों की सूची में बदल गया। वे वही पुराने कबाड़ थे जिनका उपयोग उन्होंने पिछले दौर में किया था, लेकिन अब उन पर एक मूल्य टैग लगा हुआ था। उनकी गुणवत्ता के अनुसार संख्या में व्यापक रूप से भिन्नता थी। पहली बड़ी चुनौती एक ऐसी मशीन को डिजाइन करना है जिसकी लागत 6 घंटे में 1000 अंक से अधिक ना हो। यदि आप इस ऊंचाई तक न पहुंच पाने को लेकर चिंतित हैं, तो चिंता न करें। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आप चाहेंगे कि सीमा अधिक हो।
जो लोग इस स्तर तक पहुंचे वे सभी उस समय में एक अच्छी मशीन डिजाइन करने में सक्षम थे। 6 घंटे का डिजाइन समय काफी कम था, लेकिन वे इसके लिए ही जिन्होंने क्विकपोर्ट सिस्टम का उपयोग करके 3 घंटे से कम समय में एक डिजाइन किया, यह अनंत काल था। इसके बाद तैयार खिलाड़ियों को एक मानक द्वंद्व युद्ध माहौल में 4 यादृच्छिक विरोधियों से मुकाबला करना होगा। प्रत्येक लड़ाई के बीच 2 घंटे का अंतराल होगा। मेक डिजाइनर को केवल यथासंभव अधिक मरम्मत करने के लिए क्विकपोर्ट सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति है। यदि आप उस समय में अपनी मरम्मत पूरी नहीं कर पाते हैं, तो यह कठिन भाग्य है, क्योंकि कई मरम्मत करने वालों को युद्ध के दौरान समान परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। इन लगातार 4 द्वंद्वों ने एक डिजाइनर का कई तरह से परीक्षण किया। सबसे पहले उन्हें एक मशीन को इस तरह से डिजाइन करना था जिससे अगर कोई क्षति हो तो उसकी मरम्मत करना आसान हो जाए। दूसरा, उन्हें विभिन्न प्रकार की संभावित क्षति से निपटना पड़ा और सबसे आवश्यक भागों की मरम्मत के लिए अपना सीमित समय आवंटित करना पड़ा। चौथा, द्वंद्व होने तक यह काफी क्रूर हो सकता था। साथ ही कई बार किसी मशीन को इतनी अधिक क्षति हो जाती थी कि वे उससे लड़ नहीं पाता था, जिससे सीधे तौर पर मशीन डिजाइनर और पायलट विवाद से बाहर हो जाते थे। इस मामले में पायलट को अपना निर्णय लेना था कि कैसे लड़ना है। जोखिम लेने का मतलब था कि लड़ाई जल्दी खत्म हो सकती है, लेकिन इससे उन्हें भारी क्षति का खतरा भी रहता है जिसकी मरम्मत करना आसान नहीं होता। हारने की स्थिति का सामना करने पर होने वाली क्षति से बचने के लिए उनके पास किसी भी समय द्वंद्व को त्यागने का विकल्प भी था। फिर भी अक्सर हार मानने से रैंकिंग नीचे आ जाती है। केवल शीर्ष 25 ही तीसरे दौर के लिए योग्य हुए। जब वेस ने अपने अपरिचित क्विकपोर्ट सिस्टम से संपर्क किया, तो वे अपने मन में मौजूद डिजाइन टेम्पलेट्स पर गया। पिछली बार जब उन्होंने यूनिकॉर्न को डिजाइन किया था, तो उन्होंने इस उम्मीद के साथ ऐसा किया था कि यह किसी भी पायलट के लिए अनुकूल होगा। इस बार अलग था। वह पायलट को जानता था। उसने उसकी प्रोफाइल पढ़ी। उसने उसे लड़ते हुए देखा। कैडेट लवजॉय खुद को एक तलवारबाज के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए वे इसको एक ऐसी मशीन डिजाइन करनी चाहिए जो मुख्य रूप से एक ही तलवार के उपयोग के इर्द गिर्द घूमती हो। तलवारबाजों की तलवारें मानक शूरवीर प्रकार से काफी भिन्न होती हैं। जबकि शूरवीरों को भरोसेमंद ढाल के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में कवच से लाभ होता था, एक तलवारबाज के पास अपनी प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए कम द्रव्यमान होता था। सामरिक अर्थ में शूरवीरों ने द्वार रोकने वालों के रूप में कार्य किया। उन्होंने रक्षात्मक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जहां दुश्मन को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शूरवीर से आगे निकलना पड़ा। आमने सामने की भिड़ंत में तलवारबाजों का प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन फ्लैंकर के रूप में या अनुवर्ती के रूप में उपयोग किए जाने पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। इसकी तलवार के चारों ओर एक तलवारबाज यंत्र बनाया गया था। वेस ने बुनियादी बातें पढ़ी। तेज या भारी प्रहार करने के लिए एक तलवारबाज यंत्र गति के साथ साथ यांत्रिक शक्ति के संयोजन पर निर्भर करता था। एक प्रतिबद्ध हमले में बहुत अधिक द्रव्यमान जोड़ने के लिए मशीन को पर्याप्त भारी होने की आवश्यकता थी, लेकिन इसे इतना लचीला भी होना था कि एक द्वंद्ववादी की तरह बढ़त हासिल करने की कोशिश की जा सके। तलवारबाज मशीन को डिजाइन करने का प्रयास करते समय ध्यान देने योग्य बहुत सी बातें हैं। वेस ने निष्कर्ष निकाला कि उसे इस बात पर सिरदर्द होने लगा कि उसे कितनी गेंदें खेलनी है। मैं सीजर ऑगस्टस जितनी भारी मशीन डिजाइन नहीं कर सकता, और ना ही मैं इसे ऑक्टागन जितना हल्का बना सकता हूँ। उन्हें परिचित क्षेत्र छोड़ना पड़ा और एक अलग सांचे से एक नई मशीन डिजाइन करनी पड़ी। यह एक और जल्दबाजी वाला डिजाइन होना चाहिए था। हालांकि 6 घंटे के उदार मार्जिन के कारण इस बार उसे एक अच्छी मशीन मिलनी चाहिए थी। सबसे पहले
उन्होंने फिर से एक मानसिक छवि का निर्माण किया। अपने लगातार अभ्यास से वे सही मूड में आने में और अधिक कुशल हो गए। तीव्र मानसिक एकाग्रता की स्थिति तक पहुंचने के लिए उसे बमुश्किल 1 मिनट से अधिक की आवश्यकता पड़ी। वेस को जो प्रोफाइल प्राप्त हुई उसे लवजॉय के रूप में चित्रित किया गया, बातूनी लेकिन में हंती कैडेट। उन्होंने बहुत अभ्यास किया, लेकिन जब रैंकिंग में उनकी बढ़त रुक गई तो वे निराश हो गए। वह उस सीमा तक पहुंच गया जहां वह पर्याप्त तेजी से प्रगति नहीं कर सका। वह संभवतः उन लोगों से टकराया जो आनुवंशिक वृद्धि से लाभान्वित हुए थे। वेस ने स्वयं अनुमान लगाया, यदि वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता तो वे भौंजा होने तक अपने बाल नोच लेता। हालांकि पायलट सुधार नहीं कर सका, यांत्रिकी सारा फर्क ला सकती है। वेस ने कल पेट्रेसिया के साथ हुई बातचीत के बारे में सोचा। या तो मशीन को पायलट को समायोजित करना था या पायलट को मशीन को समायोजित करना था। खैर, मैं बड़े पैमाने पर उत्पादन मॉडल डिजाइन नहीं कर रहा हूं। मेरे पास पायलट के बारे में विशेष जानकारी है, इसलिए मुझे अपनी मशीन को कम करने की जरूरत नहीं है। उसने एक काफी उन्नत और यांत्रिक रूप से जटिल मशीन की कल्पना की थी, तलवार के साथ घूमता हुआ नर्तक, एक जो तेज और फुर्तीला था, लेकिन एक ऐसा भी जो रणनीतिक रूप से रखे गए कवच से लाभान्वित हुआ। इसे बहुत अधिक कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन प्रत्येक तलवार के वार में कुछ वजन जोड़ने के लिए पर्याप्त है। भारी हमलों को सुविधाजनक बनाने के लिए मॉडल को इतना फुर्तीला होना चाहिए जहां हमले में का पूरा वजन जोड़ा गया हो। स्वोर्ड डांसर की एक ठोस छवि के साथ वेस काम पर चले गए। उन्होंने सबसे पहले बुनियादी घटकों को चुना। लागत को 1000 अंक से कम रखने के लिए उन्होंने सबसे पहले सबसे आवश्यक भागों को चुनना शुरू किया। एक तलवारबाज मेक उसकी तलवार के चारों ओर बनाया गया है, इसलिए चुनने वाली पहली चीज हथियार है। वेस को यह स्वीकार करना पड़ा कि जब मेक तलवारों की बात आती है तो उन्हें बुनियादी बातों से ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। मेच के लिए डिफॉल्ट हाथापाई हथियार के रूप में मेक तलवार विनाश का एक भारी तेज उपकरण था। इसे बख्तरबंद हिस्सों को काटने के लिए काफी तेज होना चाहिए और एक दूसरे के खिलाफ टकराने वाली दो मशीनों के वजन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। यह बड़ा और भारी होगा, लेकिन मुझे कितनी दूर तक जाना चाहिए? प्रोफाइल में लवजॉय की पसंदीदा तलवार के प्रकार का उल्लेख नहीं था। वह एक हाथ वाले पतले रेपियर या भारी 2 हाथ वाले क्लेमोर में विशेषज्ञ हो सकता है। अंत में वेस ने निर्णय लिया और एक हाथ वाला लॉन्ग स्वॉर्ड मॉडल चुना जिसकी कीमत 100 अंक थी। तलवार के मॉडल के साथ उन्होंने बाकी फ्रेम को एक हाथ वाली तलवार के उपयोग के आधार पर डिजाइन किया। उन्होंने इंजनों और पावर रिएक्टरों की एक शक्तिशाली जोड़ी पर 200 अंक, उच्च प्रदर्शन ऊर्जा कोशिकाओं पर 50 अंक, विस्फोट प्रदर्शन के लिए अनुकूलित पैरों पर 100 अंक और भारी लेकिन शक्तिशाली हथियारों के लिए 250 अंक खर्च किए। उन्होंने अपने बचे हुए अधिकांश अंक उन हिस्सों पर खर्च किए जिन्हें उन्होंने कम प्राथमिकता दी थी। सेंसर, कॉकपिट और बैकअप लेजर पिस्तौल जैसे कई प्रवेश स्तर के हिस्सों पर 200 अंक खर्च करने के साथ उन्होंने अपनी बचत पूरी तरह से खत्म कर दी। जहां तक उनके अंतिम 100 अंकों की बात है, उन्होंने एक मध्य मार्गीय कवच प्रणाली चुनी जो केवल इस बात में भिन्न थी कि इसे कितनी आसानी से संपीड़ित किया जा सकता था। सभी भागों के चयन के साथ वेस ने तुरंत एक बुनियादी डिजाइन तैयार किया। वह इसके डिजाइन पर अधिक समय खर्च कर सकते थे, इसलिए उन्होंने नजदीकी उच्च गति वाली गतिविधियों के लिए अपनी संभावित मशीन को अनुकूलित करना सुनिश्चित किया। उन्होंने कई चीजों में बदलाव किया, जैसे कि उंगलियों को मजबूत करना ताकि तलवार पर उनकी पकड़ मजबूत हो जाए। उसने अपनी मशीन की चपलता को बेहतर बनाने के लिए अपनी मशीन के पिछले धड़ के कवच में से कुछ को कम कर दिया।
मशीन को संतुलित रखने के लिए उसे कुछ आंतरिक घटकों को भी बदलना पड़ा ताकि मशीन के पलटने की प्रवृत्ति न हो। एक बार जब उन्होंने अपने डिजाइन की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली, तो उन्होंने अपने क्विकपोर्ट सिस्टम के फोर्जिंग मॉड्यूल को सक्रिय कर दिया। सभी कवच प्लेटों को संपीड़ित करने की लंबी प्रक्रिया के कारण उनका समय थोड़ा कठिन था, इसलिए वे फिर से निर्माण कार्य में लग गए, हालांकि उतना गंभीर नहीं था। बाराकोवस्की के विपरीत उन्होंने अंदर से शुरुआत की और बाहर की ओर काम किया। इस तरह मेक की अखंडता का बीमा किया जा सकता है, जबकि समय समाप्त होने पर वे हमेशा धातु संपीड़न में कटौती कर सकता है। सौभाग्य से यह उस बिंदु तक कभी नहीं आया। उन्होंने आंतरिक फ्रेम और आंतरिक घटकों को बनाने में ठोस 2 घंटे बिताए। क्विक फोर्ज प्रणाली उनके पिता द्वारा उनकी कार्यशाला के लिए खरीदे गए सेकेंड हैंड 3D प्रिंटर और असेंबली सिस्टम की तुलना में बहुत बेहतर काम करती थी। असेंबली प्रणाली स्वचालित कार्यों के साथ भी आई जो केबल और अन्य आंतरिक बुनियादी ढांचे को सबसे इष्टतम और गैर दखल देने वाले तरीके से स्वचालित रूप से तैयार करती है। यदि मेरी असेंबली मशीन इस जैसी अच्छी होती तो मैं 2 दिनों में एक मेक के बजाय 1 दिन में 2 मेक असेंबल कर पाता। एक बार जब वे कवच चढ़ाना बनाने की प्रक्रिया में पहुंच गए, तो उन्हें यह देखने को मिला कि क्विक फोर्ज प्रणाली ने उन्हें एक ही व्यापक प्रक्रिया में कैसे बनाया। यह निश्चित रूप से उन्हें प्रभावित कर गया जब उन्होंने देखा कि कैसे तीव्र दबाव और गर्मी के तहत विभिन्न तरल पदार्थ एक साथ जुड़ गए, जो सभी स्पष्ट दृश्य में हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटी और कुछ अन्य जादू टोने के एक अत्यंत शक्तिशाली संयोजन के बारे में वे इसको जानकारी नहीं थी और इसने इस प्रक्रिया को नियंत्रित रखा। मायर ने यह रखता था कि वे इस प्रक्रिया पर नियंत्रण रखता था। द्वारा नियोजित चकाचौंध प्रौद्योगिकियों के बावजूद मशीन इसके द्वारा अपनाए गए चरण मानक प्रक्रिया से बहुत कम भिन्न थे। प्लेटें उसके फ्रेम से जुड़ना शुरू होने के बाद आखिरकार उसकी मेक ने आकार ले लिया। संपीड़न के सबसे प्राथमिक स्तर से उपचारित धातु की प्लेटें नीले रंग में चमकती हैं। एक तलवार जो थोड़ी अलग संपीड़न प्रक्रिया से गुजरी, अंत में आई। मोटी भुजाओं और पतली टांगों के साथ इसने मेक को यह आभास दिया कि यह एक बार फीला योद्धा था। चूंकि वेस ने अपना काम सावधानी पूर्वक समयबद्ध किया था, इसलिए उसने 6 घंटे बीतने से कुछ मिनट पहले ही काम पूरा कर लिया। डिजाइनरों का समय आ गया है। जब तक आपकी मशीन लड़ने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक अपना काम बंद कर दें। पहला द्वंद्व कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाता है। उसने अपना काम खत्म कर लिया। अब यह उसके पायलट पर निर्भर था। उसे आशा थी कि वह स्वॉर्ड डांसर के साथ चमत्कार कर सकता है। आखिरकार उन्होंने यह मेक विशेष रूप से उनके लिए ही बनाया था। उन्हें केवल यह दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि उन्हें कभी रहस्यमय एक्स फैक्टर के संबंध में कोई नई अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हुई। मुझे यूनिकॉर्न के साथ भविष्य की दिशा का संकेत मिला। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने स्वॉर्ड डांसर का अवसर गंवा दिया? शायद विस्तारित समय ने वेस को भावुक महसूस करने के लिए बहुत कम दबाव दिया। सच कहूं तो वह थोड़ा भ्रमित था। क्या एक्स फैक्टर तभी प्रज्वलित हो सकता था जब वह अत्यधिक मूड में था। इससे जब भी वह चाहे उसे नियोजित करना कठिन हो गया। आखिरकार, हालांकि वह अपने विचारों को तो तेज कर सकता था, लेकिन अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका। यह पहेली मुझे बाद में खोलनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे मरम्मत की तैयारी करनी होगी।